पिछले अंक में आपने पढ़ा था कि सुधा की दादी ने ग्रेजुएशन करते ही उसके विवाह की जिद पकड़ ली थी। और अब आगे 2 महीनों के भीतर सुधा दुल्हन बनकर पति के घर चली गई। इकलौती बेटी का विवाह माता पिता ने बड़ी धूमधाम से किया और अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। लेकिन ससुराल वालों का रूप बहुत जल्द सामने आ गया। चौथ पर विदा कराने गए सुधा के पापा को खाली हाथ लौटा दिया गया। पिता बेटी के सुखी जीवन की कामना कर वापस आ गए। सुधा मायके वालों से फोन पर भी बहुत कम बातचीत कर पाती थी। स्मृति जब भी फोन करती फोन स्विच ऑफ बताता था। पहले स्मृति सोचती कि शायद नई गृहस्थी नए परिवार में सामंजस्य बैठाने में समय तो लगता ही है। जब सुधा को समय मिलेगा वह स्वयं ही उसे कॉल करेगी। लेकिन स्मृति का इंतजार सप्ताह, महीने और फिर साल में बदल गया। एक दिन खबर आई सुधा की मौत की। उसने अपने नारकीय जीवन से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सुधा का पति मानसिक रोगी था और परिवार वालों ने यह बात छिपाकर शादी की थी। उन्हें केवल एक नौकरानी चाहिए थी जो उनके घर के साथ विक्षिप्त बेटे की भी जिम्मेदारी उठा सके। इसलिए उसे न मायके भेजा जाता और न ही फोन पर बात करने दी जाती। अन्यथा सभी को सारी बातें पता चल जाती। सुधा की मौत की खबर से उसके माता पिता को गहरा सदमा पहुंचा। पिता दिल के मरीज हो गए। हंसता खेलता परिवार एकदम बिखर गया। सुधा की दादी उस मनहूस घड़ी को कोसती जब उन्होंने सुधा की शादी की जिद की थी। स्मृति उनके घर जाने का भी साहस न जुटा पाई। बस उसी दिन से स्मृति ने अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। वह बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली लड़की थी और उसने अपने तय किए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आज वह अपने पैरों पर खड़ी थी। परंतु विवाह शब्द उसके शब्दकोश में कहीं नहीं था। सैकड़ों बार माँ को ना कह चुकी थी, किंतु इस बार उसे मना करना भी उचित नहीं लगा। कुछ सोचकर स्मृति ने माँ को कह दिया कि वह आ रही है। अभी एक दिन शेष था। उसने जरूरी सामान पैक किए और एसी बस पकड़कर लखनऊ के लिए निकल गई। शेष एक दिन माँ के साथ घर के काम और तैयारी में निकल गया। माँ जब भी उस लड़के के बारे में बात करती, स्मृति किसी ना किसी बहाने से उठ जाती। अगले दिन रविवार था। सुबह 10 बजे ही मेहमानों को आना था और वह पल भी आ गया जब मेहमान आ गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद माँ ने स्मृति से चाय ले जाने के लिए कहा। स्मृति बड़े ही साधारण ढंग से तैयार हुई थी, परंतु उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही स्मृति ने सभी को अभिवादन किया, लेकिन लड़के की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद उसके कानों में आवाज आई, स्मृति, तुम तो वैसी ही हो जैसी कॉलेज के दिनों में थी। तभी स्मृति ने देखा तो चेहरा कुछ पहचाना सा लगा। अरे, यह तो समीर है। अपने आप से कहा। माँ ने जो फोटो भेजी थी उसे तो खोलकर भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद माँ ने उन दोनों को आपस में बात करने को छत पर भेज दिया। समीर ने एकांत पाते ही कहा, स्मृति, मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे तुम कॉलेज के दिनों से ही पसंद थी, परंतु मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही विवाह करना चाहता था, इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। जरूरी नहीं कि जो सुधा के साथ हुआ वह सबके साथ हो। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। मैं निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जितना चाहिए वक्त ले लो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम मेरे परिवार में हमेशा खुश रहोगी। स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन उधेड़-बुन में लगा था। वह नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद समीर और उसका परिवार जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। स्मृति के पिता ने दोपहर का भोजन करके जाने का आग्रह किया, लेकिन स्मृति का कोई जवाब ना देखकर समीर के पिता ने
फिर आने को कहा। उधर स्मृति भी सोच रही थी, शायद ईश्वर की यही इच्छा है, तभी मेरे लिए समीर जैसा जीवन साथी चुना है। कुछ पल सोचने के बाद स्मृति ने फैसला कर लिया और बाहर आकर कहा, आप लोग भोजन करके ही जाइएगा। यह आग्रह सभी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। स्मृति की माँ को तो मानो सबसे बड़ी खुशी मिल गई। स्मृति भी निर्णय कर सभी झंझावातों से मुक्त हो गई, क्योंकि स्मृति के मन का दर्पण जीवन साथी की छवि के साथ मुस्करा उठा था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ढेर सारी नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।